अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग मार्च जून 2021 का क्वेश्चन आज। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है जी सिनेरियो 2 हम करें, और द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्टिंग ऑफ 3 मार्क्स, डिस्क्राइब द प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एन ऑडिट, जो कि आपकी चैप्टर नंबर 4 से है, और आप प्री कंडीशंस लिखेंगे। देन 14 मार्क की रिक्वायरमेंट है फॉर डिस्क्राइबिंग 7 ऑडिट रिस्क्स एंड एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क। अभी हमने ये वाला पार्ट नहीं किया, सो डोंट फोकस ऑन दिस पार्ट, बट डिस्क्राइब में 7 ऑडिट रिस्क यानी एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आपके लिए ये वाला पार्ट रेलेवेंट है। अगेन आंसर स्क्रीन पे एग्जामिनर ने टेबल बना के दिया हुआ है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन रीड करेंगे और साथ साथ आप लोग रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। So it is 1st July 20x5. You are an audit supervisor with Woodward Company and you are in the process of planning the audit of Cordley Appliances Company. So हमारा जो audit firm है that is Woodward and Company, और जो client है that is Cordley, a company which sells domestic electrical appliances such as fridge, freezers, TVs and washing machines. जितनी भी electrical appliances हैं। कंपनी का ईयर एंड है 31 अगस्त 20x5, और फोरकास्ट रेवेन्यू उसने ये दिया हुआ है, टोटल एसेट्स उसने ये दिए हुए हैं, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसने ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ऑडिट मैनेजर ने एक मीटिंग प्लान किया फाइनेंस डायरेक्टर के साथ, और उसको ये अंडरस्टैंडिंग मिली है। द अंडरस्टैंडिंग इज गिवन टू ऑल ऑफ यू। व्हाट यू शुड डू इज, आपने क्या करना है, आपने रिस्क आइडेंटिफाई करनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। So the company operates nationwide with 20 branches located across the country and sells goods to members of the public and to retailers. The company has a return policy which allows the customer to return goods within 28 days of purchase if they are not satisfied with the product. Historically, 5% of customers return goods within the return period. बच्चों आप बताओ, इसमें रिस्क है? यस। और कौन सा है देखें, IFRS 15 सबसे पहले करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप मेंशन करेंगे, क्या एक्सप्लेन करता है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब आपको कंफर्म हो जाए कि गुड्स रिटर्न नहीं होंगी। ठीक है, सो इसका मतलब है टिल द 28 डेज आर पास्ट, 28 डेज जब तक पास नहीं कर जाते तब तक आप उसको, जिसपे आपको 5% अगर आपको लग रहा है, आप उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऑल राइट, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये 5% एस्टिमेट किसने बनाया? दिस इज एन एस्टिमेट ना, दिस इज क्लियरली एन एस्टिमेट। ठीक है, ठीक है। और ये एस्टिमेट बनाया हुआ है मैनेजमेंट ने, और आपको याद होना चाहिए कि हमेशा हमें एस्टिमेट से प्रॉब्लम होता है कि दिस एस्टिमेट में बी बाइस्ड, जिसकी वजह से एक तो इस 5% जो कि एस्टिमेट है दैट कुड बी बाइस्ड, जिसकी वजह से इन्हें 28 डेज के लिए उस परसेंटेज की बेसिस पे रिफंड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू तब तक रिकॉर्ड नहीं करना जब तक इन्हें कंफर्म ना हो जाए कि गुड्स अब हमें रिटर्न नहीं होंगी। सो मेरा रिस्क ये है, द ऑडिटर्स रिस्क इज दैट द रिफंड लाइबिलिटी 5% इज बाइस्ड एस्टिमेट। तो रिफंड लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी है तो इन्होंने अंडरस्टेट की होगी। ठीक है, सो मेरा पहला रिस्क कवर हो गया और इम्पैक्ट कवर हो गया। आई विल अपलोड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू शुड रीड दैट आंसर। ठीक है, और आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। Then, the company also provides a 6-month warranty on its products, which requires Corley Appliances Company to repair any defects at its own cost, which arise within the warranty period. It is anticipated that the warranty provision in the financial statements will be lower than the prior year, as the directors are confident the products sold by the company are built to a very high standard. अच्छा, मुझे बताएं कि जो हमारा क्लाइंट है वो तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है ना, आपको ऊपर बताया हुआ है कि दिस इज अ रिटेल क्लाइंट। ठीक है, जो कि सेल करती है, मेक एंड सेल नहीं करती, जस्ट बाय एंड सेल करती है। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर एक कंपनी जो खुद मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, वो जस्ट रिटेलर है, then how can it be make sure, how can it be so confident कि इसकी products are built to a very high standard? It means the rationale, the idea जिसके ऊपर ये अपनी वारंटी प्रोविजन स्टैंड करवा रहे हैं, दैट इज नॉट रीजनेबल। ठीक है, और आपको पता है ना वारंटी प्रोविजन पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? आइस 37। तो आइस 37 ये कहता है कि वारंटी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए।
लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी लास्ट ईयर से भी कम होगी, बिकॉज हमें लगता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, हालांकि ये मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहे। तो मेरा सीधा सीधा रिस्क ये है कि इन्होंने अपनी वारंटी प्रोविजन को क्या किया हुआ है, अंडरस्टेट, और रिलेटेड एक्सपेंस को भी क्या किया हुआ है, अंडरस्टेट। वेरी गुड। देन they say the company is based in Europe and its main supplier of appliances is based in Asia। अब देखें, पेश मतलब बाय करते हैं देन रीसेल करते हैं, इट मींस सप्लायर से बाय करते होंगे ना, वो एशिया से है। गुड्स आर शिप्ड टू द कंपनी सेंट्रल वेयर हाउस बाय सी एंड आर यूजुअली इन ट्रांजिट फॉर अप टू 1 मंथ। यानी द पॉइंट इन टाइम जब वो सप्लायर के प्रेमिसेस से शिप होते हैं तो 1 माह वो रास्ते में रहते हैं, इन ट्रांजिट रहते हैं। कोरले अप्लायंसेस कंपनी हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्पैच बाय द सप्लायर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहे हैं कि हमारा जो क्लाइंट है उसके पास कंट्रोल कब ट्रांसफर हो जाता है, जब सप्लायर की प्रेमिसेस से वो चीजें निकलती हैं, ऑन द पॉइंट ऑफ डिस्पैच, नॉट ऑन द पॉइंट ऑफ अराइवल ऑफ गुड्स ऑन द क्लाइंट्स प्रेमिसेस। ठीक है, यानी जब सप्लायर ने डिस्पैच किया तो इनके पास कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब है इन्हें इस इन्वेंट्री इन ट्रांजिट को शो करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मेरा रिस्क ये है कि इन्होंने शायद ये अपनी इन्वेंट्री तब रिकॉर्ड करते हो जब भी इनके पास आ जाती हो, हालांकि अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द सप्लायर रास्ते में जो इन्वेंट्री है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोरले अप्लायंसेस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द ऑडिट रिस्क इज दैट दे माइट नॉट हैव रिकॉर्डेड गुड्स इन ट्रांजिट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन वो कह रहा है द सेंट्रल, और इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा, गुड्स इन ट्रांजिट आर अंडरस्टेटेड। Then they are telling you the central warehouse and all 20 branches will be carrying out a full year end inventory count on 31st August 2025. And it is expected that the value of inventory in Corley Appliances Company's financial statements will be 0.95 million. मुझे बताएं, अगर एक दिन इन्वेंट्री काउंट होगा 20 लोकेशंस पे, तो इट मींस के ऑडिटर्स को वो अटेंड भी करना पड़ेगा उस इन्वेंट्री काउंट को। और 20 लोकेशन में से देयर इज पॉसिबिलिटी ना कि इसमें से कोई एक लोकेशन अनअटेंडेड रह जाए। एंड इफ एनी लोकेशन इज नॉट अटेंडेड फॉर इट्स इन्वेंट्री काउंट बाय द ऑडिटर्स, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिटेक्शन रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। इट्स द पॉसिबिलिटी कि वो आइडेंटिफाई ना कर पाए, हो सकता है कि वहां पे इन्वेंट्री पड़ी ही ना हो जहां उन्होंने अटेंड नहीं किया। ठीक है, तो वहां पे मसले हो सकते हैं। सो डिटेक्शन रिस्क वुड इंक्रीज अगर एक दिन में ये लोग inventory count कराना चाह रहे हैं, because auditors would have to attend them and they might not be able to attend all the locations on 31st August 2025 because audit team जो audit firm है वुडवर्ड कंपनी, वो अपनी ऑडिट टीम मेंबर्स भेजेगी ना, तो 20 लोकेशन में से हो सकता है कोई एक लोकेशन अटेंड ना कर सकें वो लोग, जिसकी वजह से डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। देन दे आर टेलिंग यू ओवर द लास्ट 6 months, सो हमने 7 ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना था, अभी तक हम कितनी कर चुके हैं। सो आई एम नॉट राइटिंग हियर एनीथिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। यहाँ पे हमारा डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाता है, यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री को इन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया होगा, क्योंकि इन्वेंट्री हो सकता है तब रिकग्नाइज कर रहे हो जब ये इनके पास आ जाती हो। तो इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का मेरा रिस्क ये था कि इट माइट नॉट बी रिकॉर्डेड और अंडरस्टेटेड। ठीक है, एक आपने ये रिस्क आइडेंटिफाई किया, देन प्रोविजन का एक रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर आपने रिफंड लायबिलिटी का किया था। सो अभी तक 4 रिस्क हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन कह रहा है ओवर द लास्ट 6 months द फाइनेंस डायरेक्टर हैज नोटिस्ड दैट द कंपनीज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज नाउ ऑन एवरेज ऑफ 55 days व्हेयरएज द कंपनीज टारगेट इज 42 days। हमने ये एग्जांपल कवर की थी कि जब रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ गया तो दिस इज एन इंडिकेशन अबाउट के receivables और customers are struggling to pay the company, the client। ठीक है, और क्रेडिट कंट्रोलर ने भी इन्फॉर्म किया फाइनेंस डायरेक्टर को कि शी इज कॉन्फिडेंट दैट ऑल रिसीवेबल्स विल इवेंचुअली पे एज इंक्रीजेस इन रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आर स्टार्टिंग टू बिकम कॉमन इन द इंडस्ट्री। वैसा कह के आपको कंफ्यूज करेगी, बट साथ ही वो क्या कह रही है, एटलीस्ट, ठीक है बेशक वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें अपना अलाउंस तो बढ़ाना चाहिए ना, बिकॉज the increase in days shows you an indication के might be possible कि कुछ receivables आपको पे ना कर सकें, और वो हमने उसकी जो irrecoverable debt की प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो तो रिकॉर्ड करनी चाहिए ना। सो इसकी वजह से मेरा क्या होगा, मेरे रिसीवेबल्स, इसको आप करेक्टली सारा एक्सप्लेन करेंगे जो मैं आपको उर्दू में सारा समझा रही हूँ। ठीक है, रिसीवेबल माइट बी ओवरस्टेटेड एंड प्रोविजन विल बी
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पूरा लिखेंगे आप, अंडरस्टेटेड। देन देखें इन जून, ये आपका 5 रिस्क हो गए। जून 2015 में एक फ्रॉड अनकवर हुआ है इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या हो रहा था जी, पेबल लेजर सुपरवाइजर था जो फंड्स लेता जा रहा था फ्रॉम द कंपनीज बैंक अकाउंट, उसने एक फिक्टिशियस सप्लायर सेटअप किया हुआ था पेबल लेजर में। एम्प्लॉई वाज इमीडिएटली डिसमिस्ड एंड द वैल्यू ऑफ द फ्रॉड विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन एसपीएल। सिंस द डिसमिसल ऑफ सुपरवाइजर, the purchase invoices have not been recorded in the payable ledger and it is unlikely that this backlog of invoices will be cleared by the year end. यहाँ पे एक अलग रिस्क है और यहाँ पे एक अलग रिस्क है। सोचें, जब जहां फ्रॉड होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब फ्रॉड होता है तो देयर इज रिस्क कि कुछ और फ्रॉड्स भी हुए हो जिसका ऑडिटर को पता ही ना हो और उसने शायद इन ट्रांजैक्शंस को देखा ही ना हो सकता है उसने बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स में फ्रॉड किया हो। तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट ऑडिटर मे रिमेन अनअवेयर अबाउट द फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, इसके अलावा भी, ठीक है, तो डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। ऑल्सो अगर ये फ्रॉड हैज रिमेन्ड अनडिटेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स कि इनके कंट्रोल्स वीक हैं, सो कंट्रोल रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब उन्होंने सुपरवाइजर को डिसमिस कर दिया था बिकॉज वो फ्रॉड करा था, उसके बाद से कह रहे हैं वो परचेज इनवॉइसेस को पर पेबल लेजर में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। और हमें लगता नहीं है कि ईयर एंड तक हम जितनी हमारे पास इनवॉइसेस पाइल अप हो गई हुई हैं उसको हम रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। तो अगर वो इनवॉइसेस जो इस ईयर से परचेज करती हैं आप रिकॉर्ड नहीं करे तो आप, मेरा रिस्क ये है कि हो सकता है कुछ जो परचेजेस हैं, परचेजेस विल बी अंडरस्टेटेड, ठीक है। सो ये हो गए आपके 7 रिस्क, बट अभी भी देयर आर 2 मोर पैराग्राफ्स जिसको आप नाइसली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड अ न्यू ऑटोमेटेड डिस्पैच सिस्टम फॉर इट्स सेंट्रल वेयरहाउस। ओके, डिस्पैच सिस्टम 0.9 मिलियन का था और उसको हमने एज एन एडिशन रिकॉर्ड किया हुआ है इन पीपीई। ये कैपिटलाइज्ड कॉस्ट में परचेज प्राइस है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है एंड स्टाफ ट्रेनिंग है। बच्चों आपने बताना है पहले करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, गाइस 16 कहता है ओनली दैट कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड व्हिच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर द परचेज ऑफ दैट डिस्पैच सिस्टम, ठीक है। ओके, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इज नेवर अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, सो इसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से मेरा इम्पैक्ट क्या आप एक्सप्लेन करोगे कि जो नॉन करंट एसेट की पीपीई में जो कॉस्ट है दैट इज ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंस स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करना चाहिए था, ये अंडरस्टेटेड है। फिर due to the cost incurred in purchasing the new dispatch system and the increase in the receivable collection period, the company's overdraft facility has increased significantly and at one point went over the agreed limit of 0.7 million in the early June 2015। कहते हैं agreed limit थी 0.75 million की, सॉरी 0.7 million की, लेकिन इससे भी क्रॉस कर गई थी एक दफा। The bank has expressed concern about the way that the company is operating its bank overdraft and a decision will be made in November 2015 after the year end as to whether the bank will continue to provide this overdraft facility which the company is dependent on. This is very important. एक तो significantly increase की है, दूसरा उस पे वो उसका सर्वाइवल भी डिपेंड कर रहा है। ऑडिटर रिपोर्ट साइन होनी है अक्टूबर में और बैंक का डिसीजन आना है नवंबर में, इवन ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद। तो मेरा ऑडिट रिस्क क्या है कि अगर बैंक ने इस फैसिलिटी को रिन्यू ना किया फॉर माय क्लाइंट तो मेरे क्लाइंट की गोइंग कंसर्न विल बी क्वेश्चनेबल, मेरा क्लाइंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द गोइंग कंसर्न ऑफ दिस क्लाइंट और मेरा रिस्क ये है कि इन्होंने दे हैव नॉट adequately disclosed this matter in financial statements. They have not adequately disclosed going concern uncertainty in the financial statement. So inadequate disclosure is the impact in financial statement, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। सो 7 रिस्क आइडेंटिफाई करने थे और हमने कितने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, लेट्स काउंट देम। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 रिस्क हैं